हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग अति लघुत्तम प्रश्नों का सीरीज पढ़ लिए हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, जो भी डिलीट करते हैं, उनको चैनल का शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के कार्य बताइए। जो सेंट्रल लेवल पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या टेक्नोलॉजी का संस्थान है, उसका कार्य बताना है। तो केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीकी, तो शिक्षण सामग्री और शैक्षिक तकनीकी के बारे में शैक्षिक दूरदर्शन, ठीक है, एजुकेशनल टीवी, ई टीवी का मतलब हो जाएगा एजुकेशनल टीवी, एवं शैक्षिक रेडियो यानी कि एजुकेशनल रेडियो के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी है। यह संस्थान शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, NIEPA के उद्देश्य। तो NIEPA के उद्देश्य लिखिए, 2023 में प्रश्न पूछा है। तो नीपा के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। तो नीपा क्या है, राज्य सरकारों द्वारा तथा शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना, यानी कि जो नीपा है, NIE स्पेलिंग याद रखेंगे, NIEPA। तो नीपा राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को क्या करती है, शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श देती है। शैक्षिक नियोजन, ठीक है, एजुकेशन के बारे में प्लान करती है तथा प्रशासन संबंध शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना तथा उन पर आधारित शोध पत्र तैयार कर उसका प्रकाशन करना, विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान करना, देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, जो देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियां हैं, संस्थाओं तथा संगठनों से परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना, ये सब क्या है, नीपा के उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का आया है जो है, उसकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट काउंसिल एक्ट है वो कब बना था, तो 1972 में। उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना कब हुई, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च और ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश राज्य SCERT की स्थापना लखनऊ में सन 1981 में हुई, यानी कि जो 1986 की शिक्षा नीति है उससे जस्ट 5 साल पहले 1981 में क्या हुआ था, UPSCERT का गठन हो गया था। राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों की विवेचना कीजिए। तो राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों की विवेचना करना है। तो राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य निम्नलिखित हैं। तो शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध करता है राज्य शिक्षा संस्थान। उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 to 8 पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक का लेखन संशोधन कार्य करता है राज्य शिक्षा संस्थान। ठीक है, ये क्या करता है, शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध तो करेगा क्योंकि शिक्षा से संबंधित संस्थान है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत यानी कि नेशनल लेवल पर क्या करता है, एक अपने देश का पाठ्य पुस्तक और उसका संशोधन कार्य, लिखने में जो संशोधन होता है, कौन से चैप्टर ऐड करना है कौन से सब्जेक्ट में, ये सब चीज़ों का। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट के शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापकीय शिक्षण में अकादमिक प्रशिक्षण देना, ये क्या है, राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य हैं। राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो राज्य विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 प्रमुख कार्य हैं। तो प्रारंभिक स्तर के विज्ञान, ठीक है, तो प्राइमरी लेवल के विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन, संशोधन व परामर्श देना, ये राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के कार्य हैं। विज्ञान एवं गणित शिक्षा को उन्नतशील बनाने हेतु शोध कार्य कराना, ये सब क्या है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है। यानी कि विज्ञान और गणित से संबंधित जो शोध होते हैं और नए नए नवाचार के बारे में। राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय कहाँ है, तो राज्य हिंदी संस्थान SCERT, तो राज्य हिंदी संस्थान क्या है,
CERT एक अनुषंगिक संस्थान है जो वाराणसी बनारस में है। तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? बनारस में है, याद रखेंगे। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। राज्य हिंदी संस्थान के कोई 2 कार्य लिखिए। तो इसके निम्नलिखित कार्य हैं। तो राज्य हिंदी संस्थान के कौन कौन से कार्य हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो हिंदी व संस्कृत भाषा हेतु शोध अनुसंधान का कार्य करना, ये राज्य हिंदी संस्थान के कार्य हैं। प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी व संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों का लेखन, अनुश्रवण व समीक्षा का कार्य करना, ये राज्य हिंदी संस्थान है। और राज्य विज्ञान संस्थान विज्ञान और गणित के बारे में शोध करता है, खोजबीन करता है। मनोविज्ञान शाला का परिचय दीजिए। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कब बना था? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या CERT इसको कहेंगे, उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग। ठीक है, साइकोलॉजी और गाइडेंस डिपार्टमेंट यानी कि ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। तो ये आपका याद रखेंगे। आचार्य नरेंद्र देव समिति के संस्तुति पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट इसमें यह है, आचार्य नरेंद्र देव समिति के संस्तुति के आधार पर। ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य बताइए। तो इसके अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित हैं। विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन। तो ब्लॉक संसाधन के प्रमुख कार्य क्या हैं? विद्यालय का भ्रमण करना और शैक्षिक समर्थन देना। विद्यालय का श्रेणीकरण करना जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है। बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, ये सब ब्लॉक संसाधन के कार्य हैं। NPRC का क्या मतलब है? तो NPRC का अर्थ है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। न्याय, N से न्याय, P से पंचायत, R से रिसोर्स संसाधन और C से मतलब सेंटर, NPRC। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, ठीक है, यानी कि CTE, ठीक है, अध्यापक टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो अध्यापक के बारे में शिक्षा, तो माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु। तो जो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय है, चूंकि आपका चौथा सेमेस्टर किस में लगा था इंटर्नशिप, उसी से रिलेट कर लेंगे, इसीलिए इसमें ज़्यादा माध्यमिक स्तर का दिया गया है शिक्षा से संबंधित। तो माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवा पूर्व, सेवा से पहले प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, नवाचार संबंधी प्रशिक्षण, ये सब क्या है? अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय CTE के 2 उद्देश्य हैं। सीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? इस सीमेंट नहीं है, ये सीमैट है, CMAT। तो राज्य शैक्षिक, ठीक है, ऐसे SIMAT, राज्य शैक्षिक यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है। सीमैट क्या है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है। राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजकीय शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत हैं। तो राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कहाँ पे है? इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? 2016 में ये प्रश्न पूछा था। तो नियोजन, तो प्रबंधन करने के लिए ये क्या कौन कौन से अंग हो जाएंगे? यानी कि नियोजन होना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ का क्या करेंगे? मैनेजमेंट कर पाएंगे। फिर प्लान बना के उसका कुछ संगठन बनाएंगे। जब नियोजन हो जाएगा तो उसके बाद संगठन, अब संगठन के बाद निर्देशन देंगे,
यानी कि इंफॉर्मेशन यानी क्लास टीचिंग हो गया, उसके बाद रिजल्ट निकलता है, मूल्यांकन किया जाता है और उसके बाद नियंत्रण भी होना जरूरी है और नियंत्रण के साथ साथ सारे विभागों में सामंजस्य स्थापित भी करना। तो क्या होगा, तभी पूरा विद्यालय को प्रबंधित किया जा सकेगा, अच्छे से सुचारू रूप से चला जा सकेगा। विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं, 2016 में प्रश्न पूछा था। तो मुख्याध्यापक का कक्ष, स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि, ये सब क्या है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत ये भौतिक संसाधन है। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए, 2016 में प्रश्न पूछा था। तो शिक्षक, बालक, समुदाय, ये क्या है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक है। लर्निंग कार्नर से आप क्या समझते हैं, 2023 में, 2020 में और 2016 में पूछा था। तो सीखने का कोना अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां सीखता है, वह विशेष स्थान जो शिक्षार्थी के सीखने में सहायता प्रदान करता है। लर्निंग कार्नर में समस्त सामग्री व्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी जाती है। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए, 2018-2016 में। तो कक्षा 2 में कौन कौन सी पाठ्य पुस्तक होता है, गिनतारा होता है, कलरव होता है और रेनबो होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, 2016 में प्रश्न पूछा था। तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। ये पाठ्य पुस्तकों के विकास में इन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। जब बालकों के मानसिक स्तर के हिसाब से ही नहीं रहेगा तो उस पाठ्य पुस्तक का कोई फायदा नहीं। उसमें कुछ चित्र होने चाहिए ताकि बच्चों को मूर्त रूप में समझने में आसानी होती है। उनका दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ होता है कि वो क्या करें, कॉन्क्रीट चीजों या अमूर्त चीजों को समझ सकें। सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है, 2016 में प्रश्न पूछा था। तो सामान्य विद्यालय में कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है, तो कक्षा अनुसार बनाई जाती है और अध्यापक के अनुसार बनाई जाती है। यानी कि कौन कौन से क्लास हैं और उस क्लास में कौन कौन से टीचर्स जाएंगे, ये सामान्य विद्यालय में समय सारणी बनाई जाती है। बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए, 2016 में पूछा था। तो बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने क्यों कराया जाता है, ताकि बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए, 2016 में पूछा था। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है, 2016 में प्रश्न पूछा था। तो खेल कूद से बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट शारीरिक विकास होता है और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक विकास भी होगा और चारित्रिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और राष्ट्रीयता का भावना विकसित होती है खेल कूद से। शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए, 2016 में पूछा था। अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर, ये क्या है, शिक्षकों से संबंधित। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं, 2016 में पूछा था। तो कैश बुक क्या है, वित्तीय अभिलेख है। वित्तीय अभिलेख में क्या जाएगा, कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर हो गया, तो कैश बुक हो गया, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर हो गया, वेतन भुगतान हो गया, रख रखाव मिड डे मील हो गया। बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है, 2016 में। तो बीआरसी और एनपीआरसी में क्या अंतर है ये बताना है। तो ये ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है और ये न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर है, यानी कि ये न्याय पंचायत के लेवल पे, ये ब्लॉक लेवल पे, तो ये ब्लॉक लेवल पे और ये न्याय पंचायत लेवल पे। तो बीआरसी ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 2016 में। तो सार्वभौमिकरण से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है, ये सार्वभौमिकरण का अर्थ है।
उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये 2016 में पूछा था। तो उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। प्रबंधन से आपका क्या आशय है? 2023 और 2017 में पूछा है। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। 2017 में पूछा है। तो बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार हैं। श्यामपट्ट हो गया, चार्ट पेपर हो गया, मॉडल्स हो गए, मानचित्र हो गए, रेखा चित्र तथा आकृतियां हो गई, ग्राफ हो गया, विज्ञान शिक्षण सामग्री इत्यादि। ये सब क्या आ जाएंगे? कक्षा शिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न, मानवीय संसाधन के प्रमुख घटक बताइए। 2023 और 2017 में पूछा है मानवीय संसाधन के प्रमुख घटक। तो विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। तो विद्यालय में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन है? प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ। अध्यापक अनुदान धनराशि, यानी कि जो अध्यापक होते हैं वो कौन से अनुदान की धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। 2017 में पूछा है अध्यापक अनुदान धनराशि। तो विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीदने हेतु, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। ये अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग इतने इतने जगहों पे किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? 2017 में पूछा था। तो पाठ्य पुस्तकों की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। चित्र रंगीन होना चाहिए ताकि छोटे बच्चों को अमूर्त तरीके से समझने में दिक्कत होता है तो उनको मूर्त रूप में, यानी कि उनको एग्जाम्पल दे करके, जैसे शेर, भालू, ठीक है, बिल्ली, ऐसे चित्र रंगीन होने चाहिए और आकर्षक होने चाहिए। पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, बच्चों को अपने आप सीखने में अवसर हो, बच्चों को अपने सीखने ज्ञान का स्व मूल्यांकन के अवसर हो, पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर के अनुकूल और रोचक हो, स्तरा अनुकूल हो। समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? 2023 और 2017 में पूछा है। तो समेकित शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाएं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। यानी कि समेकित शिक्षा क्या है? जिसमें निःशक्त बालक और बालिकाओं की शिक्षा क्या हो, जो सामान्य बालक है, जो अच्छे से चल लेते हैं, बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनके साथ कराया जाए। प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में डायट मेंटर सेंटर के कार्यों को बताइए। 2021 और 2017 में पूछा है। तो डायट मेंटर कौन होते हैं? तो कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे तो कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। तो ये डायट मेंटर के कार्य हैं। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात उनके समाधान हेतु उपाय करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्षा कक्ष, शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। एनपीईआरसी के प्रमुख कार्य बताना है। तो एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य। एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र है। तो न्याय पंचायत समन्वयक जो होते हैं, यानी जो न्याय पंचायत कोऑर्डिनेटर होते हैं,
तो न्याय पंचायत समन्वयक प्रत्येक विद्यालय का क्या करते हैं, माह में 1-2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करते हैं। न्याय पंचायत समन्वयक न्याय पंचायत समन्वय क्या करते हैं, शैक्षिक प्रबंधन हेतु अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बन सके। न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उसके लिए अनुमानित धन की आवश्यकता की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं, क्योंकि ये न्याय पंचायत लेवल पर होता है। तो जो भी इनके स्थानीय विद्यालय में प्रॉब्लम्स है वो अपने बड़े अधिकारियों को बताने का काम करते हैं। खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, 2017 में पूछा था। तो खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना। क्या करना है, प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे जाति पे, धर्म पे, लिंग पे, भाषा पे, नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं होनी चाहिए। खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने दिया जाए, ठीक है, यानी कि नहीं कुछ ही बच्चे खेलेंगे ऐसा नहीं है, सबको खेलने देना का अवसर देना है। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना है। जब खेल के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो खेल का मजा क्या रहेगा। खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति क्या होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, और मार्गदर्शन करना। कक्षा बार छात्रों की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, यानी कि बारिश में खेल करा रहे हैं या खूब धूप में दिक्कत हो जाएगा। स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए। लोच का सिद्धांत क्या है, 2017 में पूछा था। तो लोच का सिद्धांत क्या है, प्रबंधन साधन है न कि साध्य है। प्रबंधन क्या है, एक साधन है विद्यालय को प्रबंधित करने का, इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो प्रबंधन है उस पे क्या करना है, अधिकार नहीं जमाना है, उसको एक तरीके से प्रबंधित करना है ईमानदारी से। पूरा कहने का मतलब क्या है, ईमानदारी से पूरे मैनेजमेंट को चलाना है, चाटुकारिता वाला काम नहीं करना है। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है, ठीक है, साध्य क्या है, बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है, यानी कि हर प्रकार से विकास है। पाठ्यक्रम का विकास, अध्ययन की विधि में जो विकास करेंगे, परीक्षा में, समय सारणी में, वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए, खूब टाइट व्यवस्था मैनेजमेंट नहीं रखा जाए, ठीक है। यही लोच का क्या है, सिद्धांत है। लोच का सिद्धांत यही है, यानी कि विद्यालय को क्या है, प्रबंधन एक साधन न कि साध्य है, और सारे बच्चों को अधिकार दें पाठ्यक्रम का, अध्ययन विधि का, समय सारणी का, और विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष क्या होना चाहिए, उचित और लचीला होना चाहिए। यही लोच का सिद्धांत है। साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। तो साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है, 2018 में पूछा है। तो यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, यानी कि जो साला कैलेंडर है वो विद्यालय, जिस मान लीजिए जुलाई से शुरू हो रहा है तो जून में ही क्या है, पूरे वर्ष भर का कार्यक्रम तैयार हो जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथि, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती है। ये साला कैलेंडर का अभिप्राय है। अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए, 2018 में पूछा है। तो अच्छे वाचनालय की विशेषताएं क्या है, वाचनालय का स्थान क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए तथा आरामदेह होना चाहिए। तो वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखे, 2018 में पूछा यह प्रश्न। तो प्रमुख उद्देश्य हैं शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ये क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का उद्देश्य है। प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए, 2018 में पूछा था।
प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख करना है। तो प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। शिक्षा के विकास का लक्ष्य, ठीक है। प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या है? शिक्षा के विकास का लक्ष्य, कि जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करना, शिक्षा के विकास के लिए। नियोजन के कार्यक्रम, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, ये सब क्या हो जाएंगे, उसके कार्य हो जाएंगे, ठीक है। शिक्षक संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए, 2018 में पूछा था। तो शिक्षक संदर्शिका में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है। इससे पढ़ाने में आसानी होती है। तो शिक्षक संदर्शिका में क्या है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक पाठ को अंत में आपके लिए स्पेस बॉक्स दिया है, जिसमें अध्यापक स्वयं नवीन विधियां लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियां, प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए, 2018 में पूछा है। तो इनकी स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1986 का मानना है कि शिक्षा का एक समान ढांचा हो तथा सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हों तथा उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का समावेश हो। सफल नेतृत्वकर्ता के दो प्रमुख गुण लिखिए, 2018 में। तो नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुणों में प्रथम है कार्यकर्ताओं के साथ एकरूपता की भावना। नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वह किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है, उनमें समरूपता स्थापित करे। दूसरा है कि समूह के सदस्यों की संतुष्टि। नेता जिस भी समूह के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा है, वह जितने संतुष्ट होंगे उतना ही उसका सफल नेतृत्व होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं, 2018 में पूछा था। तो विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? तो विद्यालय भवन व इसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए, ये विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण के लिए कर सकते हैं। खेल के मैदान हेतु चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाए। विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए जो करंट का हो, व उद्यान के चारों ओर कांटे वाले तार लगाने चाहिए। दीवारों तथा मुख्य भवन पर सफेदी की हुई हो। मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पक्तियां हो जो सफेद रंग से पुती हों। प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली दो क्रियाओं का उल्लेख कीजिए, 2018 में पूछा था। तो बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा। उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन, ये क्या हो जाएगा, प्रार्थना स्थल पर बच्चों का व्यक्तित्व विकास में सहायता करता है। किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में इनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए, 2018 में पूछा था। तो शैक्षिक उपकरण है, श्यामपट्ट है, चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, रेखाचित्र तथा आकृतियां और ग्राफ। तो शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की सहायता से ज्ञान अधिक अस्थायी होता है और बालकों की इसमें रुचि बनी रहती है। श्यामपट्ट का प्रयोग मुख्य बिंदु को लिखकर समझाया जाता है। गणित तथा विज्ञान की कक्षा बगैर ब्लैक बोर्ड के संभव नहीं है। दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सकता है। एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए, 2019 में पूछा है। एनसीटीई पूछा है, एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं। एन से हो जाएगा नेशनल, सी से काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद।
विद्यालय के संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए 2021 पे। मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है? चाहे विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन या मानवीय संसाधन से आपका क्या आशय है? दोनों प्रश्न एक ही जैसा है। किसी भी संस्थान अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस समय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारी गण को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालयों में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंश या घटक निम्नलिखित हैं। पहला, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय। तो समुदाय में ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य बताइए 2020 और 2019 में। तो शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक अभिभावक संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। विद्यालय में गांव के सभी बच्चों के प्रवेश कराना, ये शिक्षक और अभिभावकों का उद्देश्य है। विद्यालय के गांव के पूरे समय उपस्थित रखने का संबंध है। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की कठिनाई दूर करना, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की कमी दूर करना, बच्चों में पास लेखन सामग्री की उपलब्धता करना, बच्चों की कमजोरी पहचानना तथा दूर करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन सदस्य होते हैं? 2023 में पूछा था। तो ग्राम शिक्षा समिति इस प्रकार होती है। ग्राम सभा का प्रधान क्या होता है? अध्यक्ष होता है ग्राम शिक्षा समिति में। ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति में ग्राम सभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। अब बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 संरक्षक या अभिभावक, जिनमें एक महिला होती है। ठीक है, 3 अभिभावकों में से एक महिला होगी। यह उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो महिला होती है, जो उप विद्यालय निरीक्षक होते हैं, वो उसको क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। बेसिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक एक से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक का समिति का सदस्य सचिव होता है। अगर कोई एक वरिष्ठ प्रधान अध्यापक हैं, अगर एक से अधिक विद्यालय हैं, तो क्या होंगे? वो वरिष्ठ सचिव हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए 2023 में। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य हैं बच्चों के नामांकन में वृद्धि, विद्यालय में ठहराव को कम करना। तो जो पाठ्य सामग्री होती है क्या होती है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए, और विद्यालय में ठहराव को कम करना, बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना तथा मानसिक रूप से जागरूक होना। इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में सहयोग, सहानुभूति, सदाचार आदि का विकास होता है। इन क्रियाओं से बच्चों में सामाजिक भावना, सामाजिक आचार विचार, समाज सेवा आदि गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखना है। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट प्रश्न, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताएं 2023 में पूछा था। प्राकृतिक आपदाएं आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, बादल का फटना, चक्रवाती तूफान, सुनामी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में प्रभावी हुआ? 2023 में पूछा था। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 से प्रभावी हुआ। डायट मेंटर कौन होते हैं? तो डायट मेंटर कौन होते हैं? 2023 में पूछा है। तो डायट मेंटर कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन राष्ट्रीय स्तर का अभिकरण है? 2023 में पूछा है। तो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से संस्थाएं हैं? यह अभिकरण है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन संस्थान नीपा। तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन संस्थान ये क्या है? नीपा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस है। तो एनसीईआरटी है, एनसीटीई है, नीपा है, इग्नू है और एनआईओएस है। ये नेशनल लेवल पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी डीएलएड करते हैं 4th सेमेस्टर वाले बच्चों को शेयर कर देंगे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।